नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम सीटेट जुलाई 2025 के जो गारंटी बैच आपकी और ये पेडागोजी की सीरीज चल रही है उसके 15 क्वेश्चन अगले करने वाले हैं। और ये जो आपके 15 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक है। और ये भी आपके क्वेश्चन सीडीपी दिसंबर 2024 के पेपर के ही हैं। इससे पहले भी हमने सीडीपी दिसंबर 2024 के किए थे, पेपर 2 के। अब आप देखिए, भले ही ये पेडागोजी सीरीज हो, लेकिन इसमें आपके हर एक प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी मैं आपको सीडीपी के जो पेडागोजी करवाऊंगा क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपको सीडीपी के कंटेंट के भी मिलेंगे। यानी कि आपके सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन होंगे और साथ के साथ जो भी और अदर सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, इन सब की आपको सिर्फ पेडागोजी देखने को मिलेगी इस सीरीज में। तो इससे कम से कम आपका एक सब्जेक्ट तो पूरा का पूरा खत्म हो रहा है इस सीरीज से, जिसका नाम है आपका सीडीपी। तो सीडीपी का आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा पूरा। साथ के साथ हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी करेंगे और डेली आपको ये क्लास मिलेंगी शाम को 6 बजे और सुबह 8 बजे। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो के थंबनेल से पहचान सकते हैं कि इस वीडियो में आपको कौन से क्वेश्चन मिलेंगे। तो जैसा कि इसमें लिख रहा है 30/1500 प्लस, इसका मतलब क्या है कि इसमें 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यानी कि 15 क्वेश्चन आप 30 में से कम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन 30 तक। तो ऐसे आप वीडियो के थंबनेल से ही पहचान सकते हैं। अब देखेंगे हमारे क्वेश्चन, और इसमें मैंने अभी आपको बताया था सीटेट दिसंबर 2024 के सीडीपी के ही क्वेश्चन है। तो इससे अब आपकी सीटेट दिसंबर 2024 वाले पेपर से सीडीपी के सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, पेडागोजी वाले भी और कंटेंट वाले भी। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम। क्वेश्चन 16 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है सांस्कृतिक उपकरण, ऑप्शन 2 है संतुलीकरण, 3 है गतिविधि और 4 है जैविक परिपक्वता। चारों ऑप्शन को एक बार इंग्लिश में और देखते हैं, क्योंकि जीन पियाजे को अगर आप इंग्लिश में एक बार देखेंगे तो अच्छे से आप समझ जाएंगे आसानी से। तो जीन पियाजे की जो इंग्लिश की टर्म है इक्विलिब्रिएशन, एक्टिविटी, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, ये तीनों टर्म उनके जो उन्होंने सिद्धांत दिया है उसमें दी हुई हैं। क्योंकि कल्चरल टूल्स ये वाइगोत्स्की का है, तो यही ऑप्शन नंबर 1 आपका पियाजे से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। तो ये जीन पियाजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन वाले कारकों में से नहीं है। क्या नहीं है? सांस्कृतिक उपकरण। किसने दिया ये? लेव वाइगोत्स्की ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी टर्म किसने दी है, और ये फैक्ट के क्वेश्चन है। अब आप समझ रहे होंगे फैक्ट के क्वेश्चन में और पेडागोजी वाले में कितना डिफरेंस है, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन जब आपको याद होंगे तभी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़ना है हमें। अभी कथन दिया है, जीन पियाजे ने माना कि सीखने की प्रक्रिया पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है। तो ये कथन सही है या गलत, ये हमें बताना है। तो ये कथन सही है, क्योंकि जीन पियाजे ने माना है कि जो सीखने की प्रक्रिया है पूरी तरह आनुवंशिकता पर निर्भर है, ये उन्होंने कहा है। साथ के साथ उन्होंने ये कहा है कि खुद से पर्यावरण के साथ जो एक्टिविटी करेगा बच्चा, उसी की वजह से उसका क्या होगा? ज्ञान का निर्माण होगा। कारण क्या बताया है इस कथन का? विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया का परिणाम है। तो इसी की बात हम कर रहे थे कारण की। तो कथन और कारण दोनों ही सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 18। और क्वेश्चन 18 दिया है, ये भी जीन पियाजे का है। जीन पियाजे के अनुसार जब बच्चे अपने मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो वे खाली स्थान, मतलब इसमें क्या आएगा, का अनुभव करते हैं और किसका सहारा लेते हैं, ये हमें बताना है। अगर बच्चे मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के अनुसार नए अनुभव को नहीं समझ पाते तो ये बच्चे का किस में आ जाते हैं? असंतुलन में। उसके बाद देखिए आप 3 और 4 में दोनों में ही असंतुलन है। अब असंतुलन का अनुभव करते हैं बच्चे, उसके बाद वो किसका सहारा लेते हैं? आंतरिककरण का कि अनुकूलन का? अनुकूलन का। इसलिए ऑप्शन 4 नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो 18 का भी ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसका कलर थोड़ा आपका ब्लैक कर लेता हूँ पेन का, अब ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। असंतुलन, अनुकूलन, इन दोनों खाली स्थान में आपके आएंगे। तो ये भी जीन पियाजे के आपने देखे 3 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक, और ये 4th क्वेश्चन भी आपका जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों को मिलाकर दे दिया है।
तो जहाँ पियाजे बच्चों को देखते हैं, खालिस्तान बताया कि पियाजे क्या समझते हैं, वहीं वाइगोत्स्की बच्चों को क्या समझते हैं ये भी बताना है। तो पियाजे कहते हैं कि सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, तो ये विचारों आएगा, यहाँ पर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, विचारों के सक्रिय हेरफेरकर्ता के रूप में, तो दोनों में पियाजे की बात तो सही है, ऑप्शन 3 में भी और ऑप्शन 4 में भी। अब वाइगोत्स्की की और चेक करते हैं। सामाजिक संदर्भ में निष्क्रियकर्ता के रूप में, सामाजिक संदर्भ में सक्रियकर्ता के रूप में। तो निष्क्रियकर्ता की बात नहीं की है वाइगोत्स्की ने, इसलिए ऑप्शन 3 नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ही। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, जैसे कि पिछली वीडियो वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिली थी, साथ के साथ इसकी आंसर की आपको सबसे लास्ट में आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन 20 दिया है लॉरेंस कोलबर्ग, और ये भी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, कोलबर्ग लिख गया है, कोलबर्ग है जबकि नाम। तो लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक विकास की अवस्था के निर्धारण का या के आधार क्या हैं? तो आपको इन 3 में से बताना है कि कौन कौन से आधार हैं। व्यक्ति की आयु आधार है क्या? नहीं है। व्यक्ति द्वारा दिया गया उत्तर चोरी के पक्ष में या विपक्ष में, ये उसका आधार था नैतिक विकास का। व्यक्ति की अनुक्रिया में अंतर्निहित तर्क, ये भी आधार था। तो बी और सी दोनों आधार हैं, जबकि ऑप्शन ए वाला आधार नहीं है। तो 20 के देखते हैं, इसमें देखिए ऑप्शन बी और सी, ये वाला बिल्कुल सही है, सही विकल्प का चयन हमें करना था, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन की बनावट देख रहे हैं अब कैसे कैसे आने लगे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और ये लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के मायने पूछ रहा है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मायने, संज्ञानात्मक द्वंद्व और प्रतिक्रिया की पहचान पाना, नहीं। और योजनाओं को सुसंगत संपूर्णता में संगठित करना, ये भी नहीं। मनोवैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग में महारत हासिल करना, सही बात है। फैक्ट वाले क्वेश्चन तो अगर आपको आते हैं, आपने पढ़ा है एक बार सिद्धांत, तो आप आसानी से कर देंगे। पर्यावरण के अनुकूल ढलना सीखना, बिल्कुल नहीं, पर्यावरण के अनुकूल नहीं, जबकि पर्यावरण के साथ साथ बच्चे जो संक्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, उससे ज्ञान का निर्माण करते हैं, ऐसा लेव वाइगोत्स्की मानते हैं। पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में बस इतना अंतर है, पियाजे ने आनुवंशिकता को ज़्यादा महत्वता दी है, जबकि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचना सांस्कृतिक सिद्धांतों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, ये भी लेव वाइगोत्स्की का। आप देख रहे हैं अभी तक वाइगोत्स्की और पियाजे के ही क्वेश्चन 22 तक आ गए हम 16 से लेकर, तो यानी कि आपके 7 क्वेश्चन हो गए। तो इन 7 क्वेश्चन में वाइगोत्स्की और पियाजे हैं, बस एक क्वेश्चन आपका कोलबर्ग का आया है। तो क्वेश्चन 22 दिया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षार्थियों की समीपस्थ विकास के क्षेत्र में, जिसको हम क्या बोलते हैं समीपस्थ विकास को, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करने में खालिस्तान किसकी आवश्यक भूमिका है? तो परिपक्वता को वाइगोत्स्की नहीं मानते हैं, ये बात मानते हैं जीन पियाजे। सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, ये भी सुदृढ़ीकरण नेगेटिव वर्ड है, तो इसको भी नहीं मानेंगे वाइगोत्स्की। भौतिक पर्यावरण, ये भी नहीं मानेंगे। अधिक जानकार अन्य, ये बिल्कुल सही है। अब इसको आप इंग्लिश में देखेंगे तो आप एक बार में समझ जाएंगे। देखते हैं एक बार इंग्लिश में, ये देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब इसका मोर का M, और नॉलेजेबल का K, और अदर्स का O, MKO। आपने सभी ने सुना होगा, MKO ही आपको ZPD में पहुंचाते हैं। ये देखिए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लिखा है, इसी को शॉर्ट में कहते हैं ZPD। तो ये ZPD में अगर बच्चे को पहुंचाना है तो वो कैसे जाएगा? MKO के जरिए। यानी कि अगर बच्चे से ज़्यादा जानकारी वाला, चाहे उसका मित्र हो, उसके परिवार के मम्मी पापा कोई भी हो, भाई बहन, जो भी उससे अधिक जानकारी रखता है, वो बच्चे के समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से प्रगति में मदद करवाता है, कोई भी विद्यार्थी हो या बच्चा हो उसकी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन 23 आपका हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के ऊपर। तो क्वेश्चन 23 में दिया हुआ है कि हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित जो बुद्धि का सिद्धांत किया है वो क्या है? प्रमुख रूप से याद करने और रटने के बारे में, बिल्कुल नहीं। मुख्य रूप से भावनात्मक अधिगम के बारे में होती है, नहीं।
को अलग अलग बुद्धि को, यहाँ पर बुद्धि की बात हो रही है ना, तो बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, ये बात सही है। केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होती है, वातावरणीय कारकों से नहीं, ये भी नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है कि जो हार्वर्ड गार्डनर ने अपना सिद्धांत दिया था बुद्धि का, उसमें इन्होंने बोला है कि बुद्धि को अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24 दिया है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में। प्रगतिशील शिक्षा क्या है, सीधे सीधे ये पूछा है इसमें। तो प्रगतिशील शिक्षा क्या है, देखते हैं ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन है शिक्षण की एक विधि जो मानक पाठ्यचर्या के सख्त पालन पर जोर देती है। तो प्रगतिशील शिक्षा एक तरीके से, भले ही ये आपका कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जबकि अगर आपको पेडागोजी पता है तो आप जानते हैं कि सख्त शिक्षा का पालन के लिए आपकी प्रगतिशील शिक्षा नहीं बनाई गई है, क्योंकि अभी जो हमारी शिक्षा चल रही है शिक्षा नीति में, वो भी प्रगतिशील शिक्षा का बिल्कुल वैसे का वैसा ही उदाहरण है। और प्रगतिशील शिक्षा किसने दी है, ये आप कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब आपको बताना है। ऑप्शन 2 दिया है शिक्षण का एक तरीका जो कक्षा में प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया के अधिकतम उपयोग पर जोर देता है। तो ऐसी कोई हमारी शिक्षा नहीं है जो किसी भी बात पर जोर दे कि प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ही ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो ये भी ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत है। ऑप्शन 3 शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो अनुशासन और रट्टा मारने, रहा लिख गया है यहाँ पे, रट्टा आएगा, रट्टा मारने पर जोर देता है। तो ये रट्टा मारने पर हमारी शिक्षा नीति जो भी अभी शिक्षा चल रही है वो जोर नहीं देती है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन 4 दिया है शिक्षा के प्रति एक दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत शिक्षा और छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देता है। तो यही प्रगतिशील शिक्षा है जो छात्र केंद्रित कक्षाओं पर जोर देती है और साथ के साथ व्यक्तिगत शिक्षा पर भी जोर देती है। तो ये एक शिक्षा का दृष्टिकोण है प्रगतिशील शिक्षा में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन 25 भी कथन और कारण में दिया है, तो पढ़ते हैं एक बार। अभी कथन दिया है कि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं और कक्षा की चर्चाओं में उनकी गैर भागीदारी हो सकती है। तो जो कथन है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि माध्यमिक विद्यालय में लड़कियां अक्सर चुप रहती हैं, ये बात तो कोई इसका फैक्ट नहीं है कि ऐसा हो ही हो। कोई लड़कियां भी चुप रहती हैं और लड़के भी चुप रहते हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां ही चुप रहें, अक्सर लड़के भी चुप रहते हैं। कारण क्या बता रहा है ये, जब कथन तो गलत हो गया, कारण देखते हैं। आनुवंशिक बनावट को देखते हुए लड़कियां माध्यमिक विद्यालयों में चुनौतीपूर्ण पाठ्यचर्या को समझने और उसका सामना करने में सक्षम नहीं है। तो ये भी बात सरासर गलत है, जबकि आनुवंशिक बनावट को देखते हुए चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, बुद्धि सबकी एक सी काम करती है। बस उनकी जो शारीरिक बनावट है उसमें अंतर हो सकता है, लेकिन सबकी बुद्धि और जो शक्ति है, दिमाग की क्षमता है, वो सबकी समान होती है। तो कथन और कारण दोनों गलत हैं। अब इसका आंसर देखते हैं हम, ए और आर दोनों गलत हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अब देखेंगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। ये खाली स्थान में आपको दिया हुआ है, मूल्यांकन का क्वेश्चन है। आपको मैंने मूल्यांकन वाली वीडियो डाल दी है, तो आप चाहें तो उससे पढ़ के देख सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर उसका आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो मूल्यांकन की प्रकृति क्या होनी चाहिए डैश, और मूल्यांकन कार्य कैसा होना चाहिए, ये दोनों चीज़ आपको बतानी है। जो मूल्यांकन की प्रकृति है वो हमेशा गतिशील होनी चाहिए। अब देखिए ऑप्शन 1 में गतिशील है, ऑप्शन 3 में गतिशील है। अब 1 और 3 में से ही होगी कोई, और 2 और 4 हटा दीजिए बिल्कुल। गतिशील के साथ प्रामाणिक होनी चाहिए, मानकीकृत नहीं। जो मानकीकृत शब्द है ये नेगेटिव है, इसलिए ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 27। तो ये भी कथन और कारण में दिया है। ये सिर्फ इसलिए देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएं, आपको लगे क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। बस कथन और कारण आपको चेक करने होते हैं, ये सही है या गलत है। तो 27 का कथन दिया है, ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम के लिए आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सही बात है, जो मानकीकृत परीक्षण है उन पर निर्भर नहीं करना चाहिए आकलन करते समय, ठीक है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण क्या है, निकट संदर्भित परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना एक निर्धारित प्रदर्शन
मानक से की जाती है। तो ये भी बात सही है, कारण भी सही है और कथन भी सही है। जो हमारा परीक्षण में प्राप्त अंकों की तुलना होती है वो एक निर्धारित प्रदर्शन मानक अंक से की जाती है। तो ये मानक होता है एक, हम मान के चलते हैं कि 33% पे सब पास होंगे, 60% पे फर्स्ट होगी, इस तरह से। अब कथन और कारण हैं तो दोनों सही, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है कि ऐसा उपयुक्त माना जाता है कि अधिगम में आकलन करते समय मानकीकृत परीक्षणों पर निर्भर नहीं करना चाहिए। बात तो सही है, लेकिन इसकी व्याख्या ये कारण नहीं कर रहा है। ये अलग जानकारी दे रहा है, ये अलग जानकारी दे रहा है। तो इसलिए इसका आंसर सही होना चाहिए। कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। तो ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या नहीं करता। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण आपको बताना है जो छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देता है, जहां पर क्यों, कैसे, ये शब्द आपको देखने को मिल जाए। वही क्वेश्चन आपके विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देने वाले होते हैं, जिसमें बच्चे को दिमाग पर जोर देना होता है और तब अपना जवाब खुद से अपनी सोच से देना होता है। तो पहला ऑप्शन दिया, स्तनधारियों ने अपने को वातावरण के लिए कैसे अनुकूलित किया है। तो यहाँ पर कैसे शब्द आपको देखने को मिल रहा है, यही छात्रों में विश्लेषणात्मक कौशल को बढ़ावा देगा। बाकी आप देखिए यहाँ पर सीधे सीधे पाठ्य पुस्तक में दिए स्तनधारियों के कुछ उदाहरण और कुछ गैर उदाहरण बताने, ये भी फैक्ट का हो गया। एक स्तनपायी की परिभाषा क्या है, ये भी फैक्ट का हो गया। स्तनधारियों के प्रमुख लक्षण की व्याख्या, ये भी फैक्ट का हो गया। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। अब देखते हैं क्वेश्चन 29। क्वेश्चन 29 दिया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और फिर हमें बताना है कथन और कारण में क्या सही है क्या गलत है। कथन दिया है, एक समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश का पालन नहीं करती है। गलत बात है ये, वो तो पालन करती है। इसका मतलब यहाँ पर नहीं, अगर नहीं होता तो ये सही मानते हैं हम, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है तो ये क्या है, गलत बता दिया उसने कथन। कारण क्या कह रहा है? समावेशन एक नीति है जो एक जैसे सीखने, एक जैसे यानी कि हमेशा समान सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों तथा मूल्यांकन विधियों को प्रदान करके समान अवसरों पर जोर देती है। तो ना ही समान अवसरों पर जोर देती है समावेशन नीति, और ना ही वो एक जैसे सीखने के लक्ष्यों, रणनीतियों और मूल्यांकन विधियों को अपनाती है। इसलिए कारण भी इसका गलत है। तो अब हमारा सही जवाब क्या होगा इसका? ए और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोनों ही गलत हैं। तो अब देखेंगे हम 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30, और यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 30 दिया है, व्यक्ति प्रथम भाषा का उपयोग जैसे कि अधिगम अक्षम छात्रों के बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र के संबोधन का उपयोग करना। तो ये क्या कहलाएगा? अक्षमता के चिकित्सक मॉडल पर जोर दिखाता है? नहीं। अक्षम लोगों की सही पहचान और नामकीकरण में बाधक है? नहीं। अक्षमता से जोर हटा देता है और समावेशन की सच्ची भावना में सही नहीं है? गलत। समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है? बिल्कुल सही। तो अगर आप अधिगम अक्षम छात्रों की बजाय अधिगम अक्षमता वाले छात्र का संबोधन करेंगे तो समावेशन को आप बढ़ावा देंगे। तो ये क्या है? समावेशन के मानवाधिकार दृष्टिकोण के अनुरूप है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए इसकी ये आंसर की दे रखी है, आपको ये PDF टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप कभी भी इसकी PDF से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या था, और आपको साथ के साथ आंसर देखने को मिलेंगे तो आप इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आज की वीडियो से इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।